रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ती जा रही है। रूस की सेना ने यूक्रेन के शहर केनोटॉप को घेर लिया है। ये दावा BNO न्यूज ने किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन पूरा कर लेना चाहती है। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं, लेकिन दो बड़े धमाकों से पूरा शहर दहल गया। यूक्रेन का दावा है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है, जिसकी वजह से ये धमाके हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है और रूस के 4 और बैंक्स पर लगा दिया है प्रतिबंध, जिससे उम्मीद है कि रूस के बैंकिंग सेक्टर को 70% नुकसान पहुंचेगा। रूस के ऑयल रिफाइनरीज, इंडस्ट्रीज और तकनीकी निर्यात भी इसका असर हो रहा है। यही नहीं, अब रूस के डिप्लोमेट्स और बिजनेसमैन को भी यूरोपियन यूनियन का वीजा मिलने में दिक्कत होगी। यूक्रेनी हैकर्स ने रूस की कई वेबसाइट पर साइबर अटैक कर दिया है, जिससे रूस की कई सरकारी वेबसाइट ठप हो चुकी है। रशिया टुडे टीवी के वेबसाइट पर भी हैकर्स ने हमला कर दिया है, जिससे उनकी वेबसाइट भी प्रभावित हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की ओर से थोपे गए युद्ध में अब तक 137 यूक्रेन के निर्दोष लोग मारे गए, जबकि अगर मारे गए नागरिकों और सैनिकों की संख्या मिला दी जाए तो यह आंकड़ा 316 के पार पहुंच जाता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 800 सैनिकों को मार गिराया गया है। सूत्रों के हवालों से खबर है कि 10,000 असॉल्ट राइफल यूक्रेन के नागरिकों में बांट दिए गए हैं, ताकि वो रूस की सेना से अपने देश यूक्रेन की रक्षा कर सके। यूक्रेन का दावा है कि असॉल्ट एयरपोर्ट अभी भी यूक्रेन के आर्मी के कब्जे में है, जबकि इस एयरबेस पर कब्जा होने का दावा रूस ने किया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक रूस के 7 विमान मार दिए गए हैं और 6 हेलीकॉप्टर्स को भी जमींदोज कर दिया गया है। 30 से ज्यादा रूसी टैंक तबाह कर दिए गए हैं। रूसी सेना ने चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सेना की गाड़ियां उत्तरी यूक्रेन में चेरनोबिल पावर प्लांट के पास खड़ी हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने भी इस खबर की पुष्टि की है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है और रूस में भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक रूस के कई शहरों में हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन निकाला। इस दौरान करीब 1700 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और सुदूर पूर्वी साइबेरियन शहरों में सहित 53 शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर युद्ध के प्रति अपना असंतोष दिखाया। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वॉर 3 जोर शोर से ट्रेंड कर रहा है। रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई को लेकर यूजर्स ने कई मीम्स शेयर किए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स मीम्स के जरिए दोनों देशों को आड़े हाथों ले रहे हैं। ये मीम्स इतने जोरदार हैं कि कई देशों के लोग इसे अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बाद कल गोता लगाने के बाद आज दुनिया भर के शेयर बाजारों में बढ़त दिखाई दी। भारत में भी आज सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुले और उसमें तेजी जारी है। यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की निंदा की, लेकिन यूक्रेन में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने रूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध, पुतिन को हमले के गंभीर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। बाइडेन ने कहा, हम G7 देश मिलकर रूस को जवाब देंगे। VTB समेत रूस के 4 और बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। बाइडेन ने कहा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की मेरी कोई योजना नहीं है। रूस की पूर्व सोवियत संघ को फिर से स्थापित करने की योजना है। बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर भी इस युद्ध का असर पड़ सकता है। पुतिन ने 25 मिनट की वार्ता में बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेटो से विवाद है तो बातचीत से हल करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हिंसा छोड़ने की भी बात की। प्रधानमंत्री ने पुतिन से के सामने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पुतिन ने भरोसा दिलाया कि जरूर निर्देश दे दिए गए। बातचीत के अंत में दोनों नेताओं ने इस सब बात पर सहमति जताई कि आगे भी हर मुद्दे पर मंथन किया जाएगा और कूटनीतिक चैनल को मजबूत करने का काम किया जाएगा। इस बातचीत से पहले प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी। उस बैठक में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
यूक्रेन संकट के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। जहां हालातों को लेकर मंथन हुआ, भारत लगातार मामले में शांति की अपील कर रहा है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि बातचीत से हल निकालना चाहिए, यूक्रेन के हालात चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का कर रहे हैं प्रयास। यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है, जिससे भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करने जा रही एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट को भी रास्ते से वापस लौटना पड़ा। हालांकि केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। राजनाथ सिंह ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के बॉर्डर पार कर हंगरी, पोलैंड, स्लोवाक रिपब्लिक और रोमानिया पहुंचने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस संभावना को देखते हुए इन चारों देशों के भारतीय दूतावासों से स्पेशल टीम यूक्रेन से सटे बॉर्डर पोस्ट पर भेज दी गई है। ये टीम वहां पहुंचने वाली भारतीयों के दस्तावेज पूरी करने में मदद करेगी। यूक्रेन में करीब 16,000 भारतीय छात्र हैं, जिन्हें निकालने की तैयारी चल रही है। छात्रों का एक जत्था भारत आ चुका है। वहीं भारतीय वायुसेना ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। वहां छात्रों को पासपोर्ट के साथ निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन के कई शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। रूसी सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन के सैनिक अहम बंकरों और बेस को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं और इन पर अब रूस का कब्जा है। कुछ मिलिट्री बेस भी रूसी सैनिकों ने हथिया लिए हैं। एयरबेस पर भी कंट्रोल है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच रूस की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसमें देश में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के खिलाफ नागरिकों को चेतावनी दे दी गई है। रूस ने सीधे तौर पर नागरिकों को इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने से चेताया है। वहीं रूस ने दुनिया भर के देशों से मामले से दूर रहने के लिए कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस से बातचीत की है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि हम पुतिन विरोधी गठबंधन बना रहे हैं। वहीं दुनिया के कई देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। नेटो ने बैठक के बाद रूस की सेना को यूक्रेन से वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। स्वीडन ने कहा है कि यह हमला यूरोप पर हमला है। वहीं फ्रांस और इटली ने भी रूस के हमले की निंदा की है। बोरिस जॉनसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रूसी सेना के यूक्रेन से वापस जाने को कहा है, लेकिन अभी तक नेटो ने यूक्रेन के समर्थन की बात नहीं की है। हमलों के बीच यूक्रेन में भगदड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। राजधानी कीव की सड़कों में लंबा जाम लगा हुआ है। लोग घर छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एटीएम में लंबी कतारें नजर आ रही हैं। महिलाएं, बच्चे बिलखते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में मिसाइल अटैक और धमाकों के बीच रूस ने बयान जारी कर दिया। रूस ने कहा है कि हमारे निशाने पर यूक्रेन के शहर नहीं है। हमारे हथियार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, एयरफील्ड, एयर डिफेंस और एविएशन को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन की जनता पर कोई खतरा नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन अब रूस के साथ किसी भी तरह के डिप्लोमेसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नागरिकों को जंग में हिस्सा लेने की अपील कर दी है। सरकार उनको हथियार मुहैया कराएगी। उन्होंने कह दिया कि हम रूस को रोकने के लिए जान दे रहे हैं। यूक्रेन ने कहा, रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। लुहांस्क और खर्किव, सुमी और जेटोमिर प्रांतों में हमले जारी हैं। रूस की ग्राउंड फोर्सेस यूक्रेन में घुस गई है और वहां कई गांवों पर कब्जा कर लिया गया है। रूस के कमांडो, पैराट्रूपर्स यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के करीब उतरकर उनको अपने कब्जे में ले रहे हैं। लगातार रूस के विमान हमला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव के लिए आज बंद होगा प्रचार। सभी सियासी दल आज वोटर्स को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। जिन जिलों में 27 फरवरी को चुनाव होने हैं, वहां पर सियासी दलों के नेता आज ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में योगी की जनसभाएं। योगी 11:30 बजे सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने प्रचार को आगाज करेंगे। उसके बाद चित्रकूट में करेंगे पब्लिक मीटिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रयागराज में 4 जनसभाएं हैं। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार वो वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज बहराइच और अयोध्या में करेंगे प्रचार। कार्यकर्ताओं से भी उनको जोश बढ़ाएंगे। बहराइच में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव, वहीं अयोध्या में राम की पैड़ी में अखिलेश की विशाल जनसभा होगी। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी अमेठी और प्रयागराज में करेंगे कांग्रेस के लिए प्रचार। उत्तर प्रदेश में राहुल की आज 3 जनसभाएं हैं। अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए राहुल करेंगे 2 विशाल जनसभाएं। वहीं प्रयागराज के कुराऊं में राहुल की एक पब्लिक मीटिंग है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अमेठी में राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। अमेठी को माना जाता है कांग्रेस का गढ़। अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा की कुल 3 जनसभाएं हैं। कांग्रेस के हक में प्रियंका वोट मांगेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए आज उत्तर प्रदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केजरीवाल की रैली प्रस्तावित है। वाराणसी में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए महिलाओं ने कमर कस ली है। पूरे जिले की शिक्षिकाओं ने पिंक स्कूटी रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की। स्कूटी रैली से ये उम्मीद बढ़ी है कि न सिर्फ आम मतदाता जागरूक होंगे बल्कि महिलाओं में भी वोट देने की हिम्मत बढ़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में चला समाज सुधार अभियान जीविका दीदियों से किया संवाद। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में लागू शराबबंदी कानून दहेज प्रथा को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की मदद करें लोग। नीतीश कुमार ने कहा, दुनिया में कोरोना से हुई जितनी मौतें उससे ज्यादा मौतें शराब पीने से हुई हैं। नेपाल और भारत के बीच ज्वाइंट वेंचर के जरिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की सहमति मिल गई है। इसके लिए भारत और नेपाल के ऊर्जा सचिवों के बीच बातचीत के बाद सहमति बनी। इस हाइड्रो पावर से बनने वाली बिजली को भारत खरीदेगा। नेपाल को भारत से जोड़ने वाली कई ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार भी किया जाएगा। उदयपुर के डीएम ताराचंद मीणा ने फ्यूचर स्क्वाड मुहिम की शुरुआत करते हुए पालनहार योजना का लाभ ले रहे 74 अनाथ स्कूली बच्चों को शहर के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर ले गए और नन्हे मुन्ने बच्चों के पहली बार नाव में बैठने पर खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही थी। इन बच्चों को पहली बार इस तरह घूमने का मौका मिला। आज सुबह आयकर विभाग ने बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत जाधव और शिवसेना एमएलए यामिनी जाधव के आवास पर रेड डाली। यह छापेमारी मुंबई में चल रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने राज्य में पंचायत चुनाव के आयोजन को हरी झंडी दे दी है। 1 साल पहले ही चुनाव होना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह लगातार टल रहा था। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर देगा। बताया जा रहा है कि अप्रैल की शुरुआत से ये चुनाव शुरू हो जाएंगे। कश्मीर की महिला वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर को एशिया गेम्स के जज के रूप में नॉमिनेट किया गया है। बिल्किस कश्मीर की नहीं बल्कि भारत की भी पहली महिला हैं जिन्हें यह मौका मिला है। एशियन गेम्स इसी साल सितंबर में होने जा रहे हैं। इंदौर में आजकल भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है, जिसमें 10 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। यह मेला 18 फरवरी को शुरू हुआ था, जो 27 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में जो सामान मिल रहा है वो अपने आप में यूनिक है। मध्य प्रदेश के पन्ना में गुरुवार से हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी शुरू हुई। नीलामी में आकर्षक का केंद्र रहा 3 बड़े हीरे पहले ही दिन नीलाम हो गए। जानकारों का कहना है कि इतिहास में पहली बार नीलामी के पहले दिन इतने बड़े हीरे एक साथ निकाले गए। तो कुछ लोग कोरोना और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को इसकी वजह मान रहे हैं, क्योंकि इस वजह से विदेशी व्यापारी भारत नहीं आ पा रहे। लखनऊ में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में भारत की शानदार जीत श्रीलंका को 62 रनों से दी करारी शिकस्त। ईशान किशन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ईशान ने सिर्फ 56 गेंदों में 89 रन ठोक दिए। श्रेयस अय्यर ने बनाए 57 रन।
T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने कप्तान रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। एक 199 रनों का पीछा करते हुए लड़खड़ाई श्रीलंकाई पारी। निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए महज 137 रन। श्रीलंका ने एक बार छोर पर अकेले टीम को संभाला। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश्वर अय्यर ने की शानदार गेंदबाजी। दोनों ने चटकाया 2-2 विकेट। जडेजा और चहल को मिले एक सफलता। 26 मार्च से शुरू हो रहा है इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन। 65 दिनों तक चलेगा क्रिकेट का महामुकाबला। 29 मई को मिलेगा सीजन का महाविजेता। इस सीजन में पहली बार कुल 10 टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खिताबी भिड़ंत में शामिल रहेंगी। इसलिए इस बार 60 नहीं बल्कि 74 मुकाबले देखने को मिलेंगे।